जिंदगी का हर पल चुनौतियों भरा है, पर जीता वही है कि इन चुनौतियों से लड़ा है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच, या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। पार्टियों को आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें। ऑल आर टुगेदर, देश का जनता लड़ेंगे बीजेपी का साथ एंड ऑल पार्टी विल वर्क टुगेदर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आजकल केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी ताकतों को एकजुट करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, तो उसके कुछ घंटों बाद लखनऊ पहुंचकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। आइए सबसे पहले आपको आज की विपक्षी एकता के लिए हुई मुलाकातों का अपडेट बताते हैं। 2024 से पहले नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को धार देने की कोशिश तेज हो गई है। वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं। महागठबंधन की नींव रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है उनकी मुलाकातों को। नीतीश कुमार ने आज कोलकाता में ममता बनर्जी से दोपहर में मुलाकात की, वो पटना से, और फिर शाम को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ रहे थे। नीतीश, ममता और अखिलेश की मुलाकात 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि केंद्र में सरकार गठन के लिहाज से ये तीनों राज्य बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में कितनी लोकसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी और टीएमसी, जेडीयू, एसपी के पास कितनी सीटें हैं, ये देख लेते हैं एक बार। तीनों राज्यों में उत्तर प्रदेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार में कुल मिलाकर लोकसभा की 162 सीटें हैं। बहुत महत्वपूर्ण सीटें, 162 सीटें, 540 में से 162 सीटें, करीब 1/3 के हिसाब की सीटें होती हैं जो तीनों राज्यों में हैं मौजूदा समय में। इनमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 98 सीटें हैं, जबकि टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू और सपा यानी समाजवादी पार्टी के पास 42 सीटें हैं। तो यदि इन तीनों राज्यों में कुछ बदलाव हो जाए तो बड़ा फर्क आ सकता है। विपक्षी दल 2024 के चुनावों से पहले आपसी तालमेल बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इस दौरान पिछले कुछ महीनों से प्रमुख विपक्षी दलों में मुलाकातों का दौर जारी है। आइए आपको बताते हैं कि विपक्षी दलों की 2024 के लिए मुलाकात पॉलिटिक्स के बारे में, कि किस किसने किससे मुलाकात की है इस दौरान। इससे पहले दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। पिछले दिनों ही मुलाकात की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की शरद पवार के साथ भी बैठक हुई है। शरद पवार एनसीपी के लीडर हैं। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार से मिलने के लिए चंद्रशेखर पहुंचे थे। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना के प्रमुख है उद्धव गुट के, उनसे मुलाकात हुई है। और कोलकाता में अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से मुलाकात हुई है। अब आपको आज की दो अहम तस्वीरें दिखाते हैं जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से और लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। पहले दिन में नीतीश कुमार पहुंचे थे कोलकाता, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। तेजस्वी भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे। इस बैठक में काफी देर उनकी बातचीत हुई है। एकता पर, विपक्षी एकता पर उन्होंने चर्चा की है। और फिर शाम को लखनऊ पहुंचे नीतीश कुमार, जब शिवपाल यादव उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, और फिर वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने अखिलेश से मुलाकात की। कोलकाता में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने मुलाकात के बाद क्या कहा, वहीं लखनऊ में नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो पहले सुनते हैं। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है, उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए, कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के
फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके ऐसा नहीं चल सकता है। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है। हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। इस तरह का लोकतंत्र पर संकट है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। साल 2024 की चुनावी लड़ाई का मैदान सजने में लगभग 1 साल का वक्त बचा है। चुनावी बिसात पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को मात देने के लिए विपक्ष ने अपने मोहरे बिछाने शुरू कर दिए। नीतीश कुमार की राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिलने जाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की मुलाकातों के 2024 में गंभीर परिणाम मिलेंगे? क्या 2024 के लिए 2004 के फॉर्मूले को विपक्ष अपना रहा और क्या विपक्षी एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा साबित हो सकती है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के नेता वैभव अग्रवाल साहब, शिवसेना उद्धव गुट से प्रवक्ता किशोर तिवारी साहब, एनसीपी प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे और टीएमसी के नेता प्रवक्ता संजय सरकार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संजय सरकार साहब, सबसे पहले आपके पास आते हैं। नीतीश कुमार जी सबसे पहले कोलकाता पहुंचे थे, तो क्या ये माना जाए कि ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार जी को अपना नेता मान लिया है विपक्षी एकता के लिए? देखिए, जब भी हिंदुस्तान के कुछ भी मतलब आजादी से लेके आज तक भी जितना भी कुछ भी हुआ है जी, सब बिहार और बंगाल से उभर के आए हैं जी, और बंगाल और बिहार हमेशा उसको अंदर में अंडर लीडरशिप में काम किया। अगर जेपी का मूवमेंट देखेंगे, चाहे कहीं भी मतलब जब भी सरकार को हिटलर और तानाशाही सरकार चलते हैं उसको खिलाफ आवाज उठते हैं, ये बंगाल से और बिहार। और ये नीतीश जी बहुत अच्छे काम किए हैं। मेरे कहने के मतलब है जो वो समझ गए हैं जो बंगाल से जो लहर चलने वाला है और दिल्ली में जो सरकार चल रही, भ्रष्टाचारी सरकार चल रहे हैं, उसको किस तरफ से खत्म कर दिया जाए। मैं आपको 3 चीज आज बताने चाहेंगे। इसका सरकार का मतलब जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बना, वहां से लेके प्रधानमंत्री तक ज्यादा समय वक्त नहीं लेंगे, 1 से 1.5 मिनट के अंदर में शॉर्ट ब्रीफ में हम आपको खत्म कर देंगे। अच्छा, हारिन पांड्या हत्याई हो गए हैं, उसको कुछ विचार हुआ है? उसको साथ सोबारुद्दीन मर गया है, तुलसीराम प्रजापति का रहस्य मीट हुआ है, जस्टिस लोआ का जब मौत हुई है, आपको मतलब सिकन खंडेकर जी को मौत हुई है, प्रकाश भामरेकर जी, एक भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है? नहीं हुआ है। आज भी जस्टिस नहीं मिला है हारिन पांड्या को, परिवार को। अच्छा, क्यों हम आज मेरे सबसे बड़ा बात है, राजनीति में भी मेरा नफरत हो चुके हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्यों मेरा फौजियों को मौत से चीताओं के ऊपर रोटी सेक के हमको राजनीति करने की जरूरत। ये सब आज जो हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है ना, ये बंद होना चाहिए। मेरे मन में ये होता है, जिसके कारण में हम रात में बहुत चैन से नींद से सो सकते हैं, हम उसी को मौत के हाथ में उतार देते हैं और उसी को ऊपर में हम चिताओं में रोटी सेक के हम चुनाव लड़ने जाते हैं। बहुत भयानक खतरनाक ये सरकार चल रहा है। हिटलर मुसोलिनी से भी जबरदस्त खतरनाक है ये लोग हिंदुस्तान के माफिया तंत्र कायम कर दिया है। और इटली में अगर सिसिली के माफिया लोग सरकार चलाते हैं, कोलंबिया का माफिया लोग सरकार चल, हिंदुस्तान में एक सरकार नहीं चल रहा, एक माफिया तंत्र चल रहा है। मैं आपको आज के तारीख में बता, इसको खत्म करना आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर पहुंचे हैं। 1-2 रुपया नहीं, 29 लाख 80 हजार संजय जी, आपने फ्लोट हो गया। जतिन मेहता भी 2014 से लेके 2018 के बीच में 7,000 करोड़ रुपया लेके सेंट किंग्स में जाकर आप सिटीजनशिप ले लिया। ठीक है संजय जी, ठीक है। सरकार है और दूसरा भगोड़ा सरकार है। ये दो सरकार के, एक सरकार दोनों ही काम कर सकती है, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं कर सकता हिंदुस्तान। ठीक है, आपने मेरे सवाल के जवाब के अलावा सब चीजों की बात कर ली है। खैर, ये आपकी इच्छा है। किशोर तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता भी हैं। तिवारी साहब, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य होता है महाराष्ट्र, जो विपक्षी एकता के लिए माना जाता है, शरद पवार साहब और उद्धव जी जो हैं,
उद्धव ठाकरे, वो भी उसके लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय एकता की बात तो बाद में होगी। अभी शरद पवार साहब ने कहा कि महाविकास आघाड़ी का भी पता नहीं है, तो पहले घर संभालेंगे, देश संभालेंगे। मैं एक बात बताऊं, आज की जो बैठक थी नीतीश कुमार जी की, उसने बहुत रास्ते खोल दिए। अभी बीजेपी जो महाराष्ट्र से तुमको छन के खबर आती है ना, तो विजय जी, ये त्रिवेदी जी, ये सब है ना, जो बीजेपी घबराई है, महाराष्ट्र में तो पूरा सफाया हो जाएगा। मैं आज बोल रहा हूँ, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 48 में से बीजेपी को 4 भी जगह मिली तो हमारे इसमें हमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है जी। और नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया, साउथ के लोगों को भी जोड़ लिया, नॉर्थ की भी पार्टियों को जोड़ लिया, और कांग्रेस ने भी फ्लेक्सिबल एक अपना मुंह बना लिया है जी। और वो अपोजिशन की जो रीजनल पार्टीज है उसको स्पेस देने वाली है। तो ये स्पेस देने के बाद अब आप किसके नेतृत्व में कौन काम करेगा, आप उनके नेतृत्व में काम करोगे क्या? तो विजय त्रिवेदी जी, अभी से आप चालू हो गए। मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसके सांसद ज्यादा रहेंगे जी, उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक महाविकास आघाड़ी का बनेगा, जिसमें नीतीश कुमार से लेके दीदी और साउथ के भी सब लोग रहेंगे। आज ही ऐसी पोजीशन आ गई है कि 420 के ऊपर या 440 के आसपास सांसद बीजेपी को डिफिकल्ट सिचुएशन में लाके अपोजिशन ने छोड़ दिया। ये तो बीजेपी की घबराहट है, जो ये सियासत करते हुए अफवाहें फैलाती है। अजीत पवार इधर जा रहे, शरद पवार जी ने ये बोला। शरद पवार जी ने जो बोला वो तो उन्होंने बोला, बीजेपी ने थोड़ी बोला है। अरे शरद पवार जी ने क्या बोला कि बोला आप टिकट कौन सी पार्टी लेंगे? अरे भाई, महाविकास आघाड़ी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 248 सीट और 48 सीटें सांसद की है। अब सब पार्टियां अगर 40-40 सीटें मांगने लगी और विधायकों की 200-200 सीट मांगने लगी तो कैसा सा गठबंधन रहेगा? ठीक है, प्रैक्टिकल बात की है। लेकिन बीजेपी के साथ शरद पवार गलती से भी नहीं जाएंगे, या कोई भी अपोजिशन पार्टी का लीडर अब जाने के मूड में नहीं है, क्योंकि 10 साल के निकम्मे शासन के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती चालू है और धूप की नैया में कोई भी पैर नहीं रखेगा। मैं अभी बता रहा हूँ कि जो माहौल देश में बन रहा है तो एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। प्रजातंत्र को बचाने के लिए वैभव अग्रवाल को मैंने पिछले वक्त ही बोला था कि हमारे तरफ आ जाओ, कहाँ वो डूबती नैया में हो। ठीक है, वैभव जी के पास आता हूं मैं। डॉक्टर सीमा मलिक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एनसीपी की प्रवक्ता है। डॉक्टर मलिक, बात हो रही है विपक्षी एकता की, शरद पवार साहब की बात हुई। शरद पवार साहब के बयान ने बड़ा घमासान कर दिया। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी रहेगी नहीं रहेगी। तो महाविकास आघाड़ी यदि महाराष्ट्र में नहीं रहेगी तो राष्ट्र में विपक्षी एकता का क्या हाल होगा? उन्होंने ऐसा नहीं, यही बोल देखिए, हमारा मन है और हम सब चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी रहे, और महाविकास आघाड़ी ने जिस तरह से काम किया है वो दुनिया ने देखा है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे भले लोगों की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, पर जिस तरह से मिलकर ने इतना अच्छा काम करा है महाराष्ट्र में, वो हर व्यक्ति ने देखा है। और चाहे वो कोरोना काल हो या और भी दूसरे चीजें हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब ये था कि मेनी थिंग्स जो हमें मतलब अभी ध्यान देना पड़ेगा। वी हैव टू, अगर हमें मतलब इतने बड़े पार्टी से लड़ना है तो हमें एक सर्टेन प्रोग्राम और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वी विल हैव टू कम। बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर, इतने बड़े नेता होते हैं, थोड़ा बहुत तो चीजें होती हैं। कुछ देयर कुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन सर्टेन सब्जेक्ट, वो लोग बैठेंगे और अभी देखिए बैठकें हो रही हैं और सब साथ आ रहे हैं। क्योंकि आज बात ये नहीं रहेगी, आज बात ये है एक लोकतंत्र को बचाने वाली बात है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात है। जिस तरह का माहौल आज देश में चल रहा है, तो अगर हम छोटे मोटे डिफरेंसेस पे तो कोई भूल जाएगा। मैं आपको ये बात बता रही हूँ। डॉक्टर वैभव देखिएगा, विल कम ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड जरूर हम अच्छा होगा, देखिएगा इस कंट्री के लिए। वैभव अग्रवाल साहब, आप घबरा गए या किशोर तिवारी जी ने एक मौका दिया आपको कि फिर अब भी मौका है कि आप उनके साथ चले जाएं?
देखिए मैं मतलब मैं सबसे छोटा हूँ आज पैनल में और सबसे बड़ी पार्टी क्या है, लेकिन आप अब वो नवाजिश आपका बड़प्पन है कि आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं गदगद हूं, लेकिन मैं एक चीज बोलूं कि तिवारी जी ने मेरे को इनविटेशन दिया, ले ना ले अपनी पार्टी में वो दूसरी बात है, लेकिन उनका वो इतने सीनियर हैं, उनका इनविटेशन देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मेरे सामने अब एक धर्म संकट ये है कि संजय सरकार मेरे बड़े प्रिय हैं और तिवारी जी हैं। अब मेरे सामने धर्म संकट ये है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं जी, है ना। मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर थर्ड फ्रंट पे फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की बात करें तो खुद सोचे अपन जी, है ना। तो लेकिन पार्टी के तौर पर आप दोनों के साथ रह ली हो, इसलिए इतना अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूं, मैं गदगद हूं। आप देखें कि आप जैसे सीनियर लोग जो हैं वो मेरे को प्रोत्साहन देते हैं, वो मेरे लिए बहुत फक्र की बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो गदगद हूं, दिल गार्डन हो गया उनकी बात सुन के, कोई दो राय नहीं है। देखिए, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उद्धव ग्रुप को अपनी पार्टी का तो कोई अच्छा सा नाम सोचना चाहिए, है ना। तीर अंदाज पार्टी या कोई ऐसी पार्टी अगर रख लें थोड़ा सा तो बढ़िया आ जाए, उसमें वो शिवसेना का धनुष भी आ जाएगा और वो पुराना नाम भी आ जाएगा। तो मतलब ये ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है, कटाक्ष करना थोड़ा तो बनता है ना। तो देखिए सर, ये 2004 में शाइनिंग इंडिया के जो ओवर कॉन्फिडेंस था उससे अब निकल आइए आप। नहीं, सो शाइनिंग इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस का ऐसी बात है, मैं आपको बताऊं कि वो अपने समय से आगे की कैंपेन थी जी। मैं उस कैंपेन का हिस्सा था, शायद हमारी पहले भी डिस्कशन हुआ था। अजय सिंह उसको लीड कर रहे थे प्रमोद जी के साथ जी। और उस समय हम डिजिटल करने की कोशिश करी, शाइनिंग इंडिया की कैंपेन। तो आज जो विजन एग्जीक्यूट हो रहा है पिछले 9 साल से, वो एक्चुअली हम उसी समय बात कर रहे थे, 2004 में ही विचार कर रहे थे वो कैंपेन का, और इसलिए वो विफल रही क्योंकि वो अपने समय से करीब 15 साल आगे की कैंपेन थी। और आज की कैंपेन आप देखें, आज हम बुलेट ट्रेन की कैंपेन कर रहे हैं तो वो सक्सेस हो रही है। क्यों? क्योंकि आज का भारत और उस समय का भारत बहुत फर्क है जी। आज के भारत ने ये देखा है कि बुलेट ट्रेन मुमकिन है जी। आज के भारत ने ये देखा है कि ड्रोन से सिंचाई करना मुमकिन है जी। आज के भारत ने ये देखा है कि एक फ्लाईओवर के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाना मुमकिन है जी। आज के भारत ने यह देखा है कि दिल्ली और मुंबई में अगर आप बाय रोड जाना चाहें तो आपको अब 48 घंटे की जर्नी करने की जरूरत नहीं है, 8 से 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये आज के भारत ने देखा है और मुमकिन है जी। और इसीलिए आज का भारत ये एक नाट्य रूपांतरण बात नहीं है, असली बात है। मोदी है तो मुमकिन है और इससे कोई जुटला नहीं सकता है। मोदी आफ्टर ऑल अपने प्राइम मिनिस्टर है, वो भाजपा के नेता है, बात दूसरी है, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री लेकिन है, वैभव जी अगुवाई में कैबिनेट काम करता है। वैभव जी 60% यदि वोट की पार्टियां एक साथ हो जाएंगी तो ये चिंता की बात तो हो सकती है ना। नहीं, कैसे 60% कैसे? आप उनका वोट शेयर आप देख लो, लेकिन उनके अपने अपने एरिया में 140 सीटें ही तो हैं जी। यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, अब महाराष्ट्र को अगर 180 हो गया, लेकिन 162 सीटें वो है और 48 ही है, तो 200 से ऊपर सीटें हैं। और फिर तमिलनाडु भी है, फिर केरल भी है, जो आपके पास है ही नहीं। आपको शायद पता नहीं कि हिस्सा भी है कि नहीं हिंदुस्तान का। नहीं, वो हिस्सा है, बिल्कुल है। और आपकी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना वहां पर, इसलिए मैंने कहा। नहीं, मेरे ब्रदर इन लॉ विजय जी आपको नहीं पता है, मेरे ब्रदर इन लॉ, सगे ब्रदर इन लॉ यानी मेरे जीजा, वो मलयाली है, ठीक है ना। और वहां पे पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आपको याद नहीं होगा मैप में। नहीं, बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिल का रिश्ता है। अब मैं आपको बताऊं कि भारत के संसद में 550 सीटें हैं, 540 सीटें हैं जी, है ना। अगर 200 ले भी जाते हैं और अभी 200 में से हमारे पास कितनी है, उस पर कितनी सेंध लगाएंगे, उल्टी गिनती करें, है ना, तो मैं कहता हूं 200 ले गए जी। भाई साहब 350 तो 340, हम तो 300 प्लस ही तो कह रहे हैं। एनडीए के घटक 25 दल है जी, 25 दल, क्या वो नहीं तोड़ेंगे सीटें? 50 सीटें तो लेके आएंगे, अभी 35 पे बैठे हैं जी। तो 350 तो आ गई ना। हमने कहा गलत नंबर बात करी जी। यूपी की 80 सीटें, 80 की 80 मेरे पास है। 2019 का भी आपको अनुभव है, आपके सहयोगियों का 2004 का भी है। खैर, तिवारी साहब, संजय जी के पास आओ। लेकिन तिवारी साहब, आप समझते हैं कि ये मैथमेटिक्स ठीक है जो वैभव जी समझ रहे हैं? आप क्या करेंगे? उनके पास तो 303 पहले ही हैं। अरे भाई,
हर राजनीति के हर चुनाव के समीकरण अलग अलग रहते हैं और इंडिया शाइनिंग की बात की कि तब नहीं इंडिया शाइनिंग थी, अब शाइनिंग है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बुलेट ट्रेन का आज ही रिपोर्ट आया है, आईएनएस ने अपना रिपोर्ट दिया है। आईएनएस ने बोला है कि पिछले 17 से 23 तक केवल 22% या 30% काम हुआ है। इसका मतलब बुलेट ट्रेन अब ये 2047 पे जा रही है। हाँ, अब इन्होंने बोला था उज्ज्वला योजना ऑलमोस्ट बंद पड़ी है। इन्होंने आवास के बारे में छाती ठोक ठोक के बोला तो आवास आधे भी नहीं बने हैं। हाँ, और वो जो शौचालय की बात की थी तो आधे शौचालय अनयूज है। और ये लोग जो जनधन योजना या नोटबंदी या मुद्रा योजना, इसका सबका जो विफलताएं हैं वो बेरोजगारी पे, वो महंगाई पे और गरीबी और श्रीमंती की गैप पर हो रही है। मैं वैभव अग्रवाल जी को इतना ही कहता हूँ कि वास्तविकता अगर देखी जाए तो मुझे लगता है तुम 100 के अंदर रहने वाले हो। ठीक है, क्योंकि मोदी जी का जो तरीका था, यू कैन नॉट फूल द पीपल ऑलवेज। आप लोगों को हरदम थोड़ी मूर्ख बना सकते। 2 बार बना लिए, 10 साल के बाद अभी आपको जवाब देना पड़ेगा कि तुमने किसानों की आमदनी दुगनी कहाँ की, तुमने 2-2 करोड़ के वो रोजगार कहाँ से लाए, वो हर घर में 15 लाख रुपए देने वाले थे, वो काला पैसा कहाँ से आया। जी, संजय जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? संजय जी, ये भारी मन से जो मुलाकातें हो रही हैं वो दिल भी मिलेंगी क्या? नहीं, देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जो आज सिचुएशन हो गई है ना, भगत जी देखिए छोटे भाई है, राजनीतिक अनुभव है, लेकिन खुलना नहीं चाह रहा है यहाँ पर। एक्चुअली उनको पार्टी की तरफ से उसको स्टैंड, अलग स्टैंड होते हैं, हमेशा होता है, वो स्टैंड रहने दीजिए। आज हिंदुस्तान में मैं आपको बता दूं 210 सीट है, जहां पर मैं आपको उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, बंगाल में 42 और 40, टोटल 210 सीट है। 210 सीट में आज के तारीख में विजय जी आप लिख के रख दीजिए, यूपीए जो गठबंधन है वो 150 से 170 के अंदर रहेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर ये राजनीतिक फेल हो जाएंगे तो मैं सन्यास लेने। अभी ये जो है, अभी ये 50 भी नहीं है। नहीं, 50 नहीं है, लेकिन सिचुएशन सिनारियो जो है चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया। आदमी तरस गया है। एक भ्रष्टाचार मामले में हम चाय के दुकान में अगर सुबह चाय पीने के लिए जाता है, बोलते मोदी जी को कौन से सत्ता की जरूरत पड़ गई जो मेरे फौजियों भाई को मरा दिया है, कल हमको भी मेरे दुकान में कुछ घटना घट जाएंगे, इसका मतलब जो मोदी जी जिम्मेदार है। आज के तारीख में इससे हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, देखिए एकनाथ शिंदे के बारे में क्या हुआ। देखिए, बकरा से क्या होता है ना, खेती नहीं होता, बेल से खेती होता है। और ये बकरा जो है ना, ये एकनाथ शिंदे है। अभी उनको मालूम है एकनाथ शिंदे को देखकर 6 सीट भारतीय जनता पार्टी असेंबली में जीत नहीं पाएंगे, उसको 6 सीट जीत नहीं पाएंगे। मैं आपको बता, जमानत जब्त हो जाएंगे। अगर यहाँ अगर तोड़ना है तो एनसीपी को तोड़ो, और भी तोड़ो नहीं, शरद पवार को लेके आओ। अजीत पवार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अजीत पवार जो है ना, देखिए, अगर शरद पवार को छवि और वोट बैंक और बाला साहब छवि और सिंबल अगर नहीं रहेंगे तो कोई जीत नहीं पाएंगे। और बंगाल में वही स्थिति है जो आपको बताते, एकनाथ शिंदे बंगाल में होने वाला नहीं है। दीदी को तस्वीर और सिंबल से यहाँ पर वोट होता है। 294 विधानसभा क्षेत्र है, दीदी कैंडिडेट होते हैं या दूसरे कोई कैंडिडेट नहीं होता है। मैं आपको साथ आज बोल रहा हूँ, मैं दीदी को सर 91 से जुड़े हुए हैं। मैं आपको हकीकत, विजय जी एक आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप एक बहुत बड़ा मतलब जो सोशलिस्ट पत्रकार है। हमको जानकारी है, किसी को जानकारी है नहीं है, लेकिन मेरे को जानकारी है। तो मैं दिल्ली में काफी दिन करके गया आप ही लोग को माध्यम से, ठीक है, ये मेरे को जानकारी है। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, देश की जनता का हो गया, 6.5 करोड़ आदमी आज गैस का सिलेंडर छोड़ दिया, लकड़ी से जला रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहे हैं, आज कोई किसी का नौकरी नहीं है। 1 करोड़ 19 लाख वैकेंसी है सरकारी में, किसी का नौकरी नहीं है। चलिए इस पर बात करेंगे संजय जी। को आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें। ऑल आर टुगेदर, देश का जनता लड़ेंगे बीजेपी का साथ, एंड ऑल पार्टी विल वर्क टुगेदर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं विपक्षी एकता और नीतीश कुमार की कोशिशों की। नीतीश कुमार ने आज ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात की, कोलकाता में और लखनऊ में।
लगातार अलग अलग कोशिशें हो रही हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं किशोर तिवारी साहब, शिवसेना के प्रवक्ता, वैभव अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता, डॉक्टर सीमा मलिक, एनसीपी की प्रवक्ता, और संजय सरकार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता। डॉक्टर सीमा मलिक, कुछ दिनों पहले सुप्रिया सुले जो पार्टी की नेता हैं, उन्होंने कहा था कि अगले 15 दिन में कुछ बड़ी खबर मिलने वाली है राजनीतिक तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी। तो क्या कर रही है एनसीपी? बहुत पुरानी बात हो गई है और ये कहना कि क्या धमाके होंगे, देखिए ऑन अ लाइटर नोट मैं चाहूंगी कि अगर आप ये ऐसी बात है कि जैसे कि अगर कोई कहता है कि मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ 10 दिन के बाद, तो आप बोलते हैं वो सरप्राइज आज ही बता दो आप मुझे। तो देखिए ऐसी कोई बहुत पुरानी बात हो गई है और अभी देखिए सीधी सी बात है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सुले जी को सीरियसली ना ले? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ मैम, आप इस तरह की बातें मत करिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप मेरे से ऐसे पूछ रहे हो कि क्या सरप्राइज है। अब भाई सरप्राइज तो सरप्राइज होगा, जो भी होगा, मुझे क्या पता क्या सरप्राइज हो। सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ कह रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ कि आप लाइटली लीजिए या कैसे लीजिए, मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ। नहीं, एक बात और जुड़ी ना, आज कल शरद पवार साहब ने जब कहा कि मैडम शरद पवार साहब ने भी जब ये कहा कि महाविकास अघाड़ी रहेगी या नहीं रहेगी 2024 में, इसको कैसे लें? थोड़ा सा इसको भी समझाइए। हाँ, उन्होंने ये बात कही, बहुत क्लियर बात उन्होंने कही कि वो चाहते हैं कि हम महाविकास अघाड़ी रहे, वो महाविकास अघाड़ी के साथ है। और मेरे ख्याल से जितने भी अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके प्रवक्ता, मेरे ख्याल से चाहे वो कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना हो, सभी ये बात कह रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं। तो हम एक प्रयास रहेगा कि जरूर महाविकास अघाड़ी रहे। और काफी चीजें होती हैं, उन्होंने ये बोला कि काफी चीजें बाद में डिस्कस होती हैं, तो वो तो है, जहाँ इतने सीनियर लीडर्स हैं वो सब चीजें। और ये एक अच्छी बात भी होती है कि अगर सब कुछ एक विद अ गुड प्रोग्राम और से आप कोई भी चीज शुरू करेंगे तो वो अच्छा ही रहता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जब हमने काम करा तो कितना अच्छे तरह से काम करा, ये आप सारी दुनिया ने देखा है। डॉक्टर मलिक, एक बात समझनी है कि जी एक बात थोड़ा सा और समझा दीजिए मुझे कि शरद पवार साहब को लेकर बहुत अटकलें रहती है, जो साथ में है वो भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सारी विपक्षी पार्टियां अडानी मसले पर जेपीसी की बात कर रही थी, पवार साहब ने कहा कि जेपीसी की जरूरत नहीं है। और जब बहुत हंगामा हो रहा था, उसी दौरान गौतम अडानी साहब से शरद पवार साहब की मुलाकात होती है 2 घंटे की। और जब सारी पार्टियां मोदी जी के खिलाफ कर रही हो तो प्रधानमंत्री से मिलने चले जाते हैं शरद पवार साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जो नेता है ना, वो बहुत वरिष्ठ नेता है यहाँ के, मोस्ट एक्सपीरियंस एंड बहुत विजनरी लीडर है वो इंडिया के। और कोई भी उनसे सलाह लेता है, चाहे वो बड़े से बड़े लीडर्स हो या कोई भी कॉर्पोरेट्स हो या कोई भी हो, तो ये इन चीजों का इश्यू बनाना मुझे लगता है इससे बड़ी बेवकूफी की कोई बात नहीं है। अगर कोई भी उनसे मिलने आ रहा है तो उसका इतना बड़ा इशू बनाना मुझे नहीं लगता। और देखिए, जहाँ तक आप कहते हैं लोग कंफ्यूज रहते हैं, देखिए मैं अपनी पार्टी में मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, मैंने जो शुरू से देखा है कि माननीय पवार साहब हमेशा जो चीज ठीक होती है, जो चीज देश के हित में होती है, वो उसी के साथ होते हैं। अगर आप मेरे से कहते हैं तो मैं यही कहूंगी कि वो जो कुछ भी देश हित में होता है वो उसको कहते हैं। और कभी भी उन्होंने अपने विचार किसी पे लादे नहीं है। ठीक है, देखिए उनको ऐसा लगता है और मतलब बहुत उन्होंने रीजनिंग के साथ ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसमें किस तरह से काम हो रहा है, और जो जेपीसी होगी उसमें कितने लोग विपक्षी होंगे और कितने लोग मेरे ख्याल से सत्ता पार्टी के मैक्सिमम लोग होंगे। तो उन्होंने बड़ी रीजनिंग के साथ बताया। और साथ में उन्होंने ये भी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपना विचार थोप रहे, उन्होंने कहा कि अगर जेपीसी चाहते हैं दूसरे विपक्ष वाले तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं उसका। ठीक है। ये अगर हमेशा डिस्कशन एंड डायलॉग्स आर ऑलवेज इनवाइटेड, और इसमें ही अच्छा भी होता है। और जहाँ पर इतने बड़े बड़े नेता हैं, सबके अपने व्यूज होंगे, तो मुझे लगता है जो चीज ठीक लगे वो तो हमेशा कहना भी चाहिए। और हमारे नेता, मैं यही कहूंगी, उनका कद इतना बड़ा है और जो भी चीज उनको लगती है वो अपने व्यूज जरूर देंगे। और काफी सारा आदमी उनके एडवाइस तो सुनता भी है, ऐसा नहीं है। वैभव जी, आपने देखा भी होगा, आप भी हैं, तो वैभव जी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि विपक्षी एकता थोड़ा सीरियस मोड पर चली गई है और ये आपके भटकाने से, आपके ललचाने से काम अब चलने वाला नहीं है? आप बार बार कहते रहे कि लीडर कौन है, नहीं है। वो लीडर तो आपने तो खुद, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी गठबंधन के साथ राजनीति की उसमें आप समझते हैं कि आखिरी वक्त तक जो है लीडर कौन होगा ये तय नहीं होता। मुझे याद आ रहा है कि वीपी सिंह का 1989 में जब वीपी सिंह के साथ जा रहे थे तो वीपी सिंह और वाजपेयी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें मैंने सवाल पूछा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो इस बारात का दूल्हा कौन होगा?
तो वाजपेयी जी ने कहा था कि इस बारात का दूल्हा तो वीपी सिंह ही होंगे। तो अब आप इसमें भटकाने की कोशिश करेंगे, दूल्हा कौन होगा नहीं होगा, तो दूल्हा तो हो जाएगा ना, बारात तो तैयार हो गई है ना। देखिए आप सही कह रहे हैं, सिक्के के हमेशा दो पहलू ही होते हैं। और एक तरफ ये है, अगर मैं भाजपा से परे हट के देखूं कि भाई सब चल क्या रहा है, और वही प्रश्न आप कर रहे हैं कि भाई सब चल क्या रहा है, अभी देखो सीरियस नोट पे आ गया है। तो देखिए सीरियस नोट की जहां तक बात है, आप एक एक करके बड़े बड़े नाम जो हैं वो उठा लें। नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं, 12,000 करोड़ के स्कैम में 2010 में उन पे एफआईआर हुई थी, 12,000 करोड़ के स्कैम में लिप्त हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी और टीएमसी के लीडर्स पे, जो भी उनके नामी गिरामी लीडर्स हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। इनमें से 90% एफआईआर जो है वो 2014 से पहले की हैं जी, है ना, मैं रिकॉर्ड पे क्लियर करूं। हाँ, लेकिन 2014 के बाद आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया भी है, ये सब्जेक्ट मत रहा कीजिए अपनी मेमोरी में। नहीं ठीक है, अब थोड़ा तो मतलब भाई साहब राजनीतिक नेता हो तो नेतागिरी कुछ तो करूंगा ना। ठीक है, तो यार आप तो क्लास लगा देते हो। ठीक है, सॉरी। तो दी आइडिया इज कि देखिए जहां पे भी खड़े होंगे जी, जनता के पास भी दोनों प्रश्न होंगे। महाविकास आघाड़ी में भी देखो मतलब बहुत घपला है ना, तो जनता के पास भी दो सिक्कों के पहलू होंगे जी, है ना, दो पहलू होंगे एक सिक्के के। तो जहां पे एक तरफ रैली में ये खड़े होके बोला जा रहा होगा कि आप मोदी करप्ट है, मोदी ये है, मोदी वो है, सब लोग बोलेंगे कि भाई तू उसकी छोड़, तो अपनी बात बता जी। तो नेता से जब ये पूछ लिया कि भाई बिहार में क्या करप्शन नहीं हुई, तो अभी क्या नाम है आरजेडी एमएलए का, शंकर सिंह, उन्होंने इल्जाम लगाया ना पिछले महीने, चंपारण के एमएलए, उन्होंने इल्जाम लगा दिया ना कि बिहार करप्शन मिडिल नेम है, नीतीश करप्शन कुमार, है ना, तो वो हो गया। हाँ, और मतलब आप ये देखें कि नहीं, मैं एक बेसिक बात समझना चाहता हूं कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस विपक्षी एकता की एक्सरसाइज को सीरियसली लेना चाहिए कि नजरअंदाज करना चाहिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति 2014 से आज तक बड़ी क्लियर है, और बड़ी क्लियर है उसकी राजनीति क्या है कि अपन राजनीति में बारीक से बारीक मूवमेंट, यानी निकाय चुनाव जो होते हैं वहां से लेकर ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक के चुनाव और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव तक अपन बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तभी तो आप लोग हमेशा एक हलकों में ये बात चलती है कि भाई भाजपा एक राजनीतिक दल ही नहीं, एक इलेक्शन मशीनरी है। यानी इसको अगर श्रीलंका की या कोई और पार्टी भी अगर आउटसोर्स कर दे तो हम बता देंगे भाई साहब इलेक्शन लड़ते कैसे हैं, है ना। तो मतलब ये तो एक हल्के तौर पे, लेकिन ये बात तो हो ही गई है, तो इसमें तो पैनी नजर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें कोई फेल होने वाली बात नहीं है। हमारे टीम में हर टाइप के लोग हैं, नजर में एनालिटिक्स करने वाले हर टाइप के लोग हैं। हमारे टीम में कौन कितना प्रश्न उठाएगा, किस तरह उठाएगा, वो लोग हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये सिर्फ केंद्रीय टीम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब जैसे मैं दिल्ली का हूं और मेरे नीचे भी तो डाउनलाइन है, मैं इतना डेटा जब कलेक्ट करता हूं तो वहां की पीछे भेजता हूं ना, तो वो अपना काम करते हैं ना, सब पॉलिसी पे काम करते हैं। संजय जी, अभी तो ये तय करना जरूरी है ना कि ममता बनर्जी बड़ी लीडर है कि नीतीश कुमार बड़े लीडर है, ये तय हो गया है क्या? मतलब मुझे माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं, आपने तय कर लिया होगा। नहीं, आप बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। जो 89 का फॉर्मूला चल रहा है देश में, वो 89 का फॉर्मूला इसमें चल रहा है। उस समय हम कोई पार्टी में थे, हम भी सवाल किए थे कब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनेंगे, कब देवगौड़ा जी बनेंगे, कब रामकृष्ण हेगड़े जी बनेंगे, कब वीपी सिंह बनेंगे, कब आदरणीय अदानी जी बने, ये आडवाणी जी बनेंगे, कब मतलब जब वाजपेयी जी बनेंगे। ये सवाल में 89 में हम खुद पूछे थे, मैं आपको, कब बाला साहेब ठाकरे बनेंगे, तो उस समय हम वो पार्टी में थे। मैं एकदम बता रहा हूँ, मैं ठीक है। आज ये सवाल आज जो पूछ रहे ये सवाल नहीं है, आज सवाल है जो न्यूटन को थर्ड लॉ जो है इनके ऊपर प्रयोग होना जा रहे हैं। आप जैसे करोगे, जैसे कर्म करो, उससे भ्रम आपको भी भरेंगे। कि जो गिलोटिन बनाए थे फ्रांस में, आपको मालूम है? आपको शायद मालूम है 1738 साल में गिलोटिन बनाया था, जो वहां पर क्या फ्रांस का जो ये क्रांति हो रहा था, फ्रांस को दमन करने के लिए, और उसको राजा को कुछ में मानना पड़ा था। गिलोटिन बनाने वाला जो थे जोसेफ इंग्लिश गिलोटिन, उनको भी उसी में मौत हुआ था। आज जो सीबीआई ईडी के जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं आज उसी तरफ से
अब भारतीय जनता पार्टी को सीबीईडीआई को भुगतना पड़ेंगे। ये सीबीईडीआई मोदी अदानी से लेके आपको अमित शाह से लेके इतना दौड़ेंगे, मैराथन से भी ज्यादा दौड़ने पड़ेंगे, तब ओलंपिक भी फेल हो जाएंगे इनके सामने। मैं हकीकत आज के तारीख में बताऊं, क्यों न्यूटन को थर्ड लॉ प्रयोग होता ही है राजनीति में। मैं आपको बता रहा, मैंने देखा था करुणानिधि और जयललिता के बीच में फुटबॉल मैच भी देखे थे उस समय। विजय जी, आप तो एक बहुत बड़े पत्रकार है, आपको ऊपर क्या बीता है आप जानते हैं ये चीज। आप कुछ अच्छे सवाल देश के लिए पूछा था, तो उसके ऊपर में आपको ऊपर में क्या बीते थे उस समय, हम आपको जानते हैं विजय जी, हम जानते हैं, बोलते हम आपको मतलब बहुत इज्जत और बहुत सम्मान करते हैं। और वही चीज जो है आज के तारीख में न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से ही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को मानसिक रूप से तैयार होने पड़ेंगे। ईडी सीबीआई इनको घर में इतना चापा मारेंगे और बाहर से जितना है उसको लेके आ पाएंगे कि नहीं वो तो मालूम नहीं है। हिंदुस्तान में भगोड़ा देखिए, एक पकोड़ा शिल्प है, पान का दुकान किसने बनाने के लिए बोला था, महान भगवत जी ने बोला था, और देखिए अभी भगोड़ा शिल्प भी हो गया है। ठीक है तिवारी साहब, मुश्किल क्या है कि विपक्षी एकता के बात तो बहुत हमेशा होती रही है, पिछले साल 2014 से 2019 में भी होती रही, 2019 से भी लगातार हो रही है, लेकिन अक्सर बहुत छोटी छोटी बातों पर ये विपक्षी एकता टूटती रहती है। निटी ग्रिटीज पर, सीटों के बंटवारे को लेकर तो बाद की बात है, नेता को लेकर होती है, फिर कौन बड़ा है, कौन बड़ी पार्टी है, कौन छोटी पार्टी है, कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल पे कोई बात तय हुई है क्या, ये समझाइए मुझे। नहीं, ये देखो, अभी जिस तरीके से राहुल गांधी ही सड़क पर आ गए, जमीन पे आ गए जी, और उसके बाद उन्होंने देखा कि प्रायोरिटी क्या है, किस तरीके से राज किया जा रहा है, ये देखा जी। तो संजय सरकार साहब ने जो कुछ कहा ना, मैं एक बात से बहुत इम्प्रेस हुआ जी। हाँ, लेकिन तुम्हारे इसका मैं पूरा जवाब देके उनके इस पे बोलूंगा कि इस वक्त की जो अपोजिशन की यूनिटी है, ये प्रजातंत्र को बचाने के लिए है। देश में एक सौदार्य का वातावरण तैयार रहे, देश में हर कौम के हर आदमी को जीने का और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलने का रहे। ये विकास का मॉडल नीति आयोग के पास कौन सा मॉडल है मुझे मालूम नहीं, इनके पास थिंक टैंक लोग नहीं। हाँ, एक सेल्समैन को इन्होंने वाणिज्य मंत्री बना दिया था और सब ब्यूरोक्रेट को बना के रखा। सर, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, उनको लोगों ने मैंडेट दिया, उन्होंने पब्लिसिटी में यूज किया, वो सब ठीक है। लेकिन संजय सरकार साहब ने एक बोला कि मैं किसान नेता हूं करके मुझे अच्छे से मालूम है, विजय जी तुम भी विदर्भ में आए थे, कि बकरे से बैल का काम नहीं होता, तो बकरे से खेती कर नहीं सकते जी। हाँ, ये तो नक्की है जी। अब इन्होंने उसके बाद में एकनाथ शिंदे से जोड़ा, तो उससे मैं सरोकार नहीं रखता, ठीक है। लेकिन उनकी दूसरी बात है कि उन्होंने बोला एकनाथ शिंदे को लेकर नेता लेके जाएंगे तो 6 भी सीट नहीं मिलेंगी। ये बात भी बहुत सीरियस है, मैं जानता हूँ। लेकर के ही आज अमित शाह जी बम्बई आए हैं, क्योंकि थोड़ी दिन पहले अमित शाह जी को बहुत ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा। क्या हो गया कि इन्होंने खुद की इज्जत बताने के लिए या खुद की स्ट्रेंथ बताने के लिए किसी बाबा को लेके आए, वो बाबा के 20 लाख लोग लेके आए, उसमें लोग पानी से और स्टैम्पेड से 100 लोग मर गए, और उसी वक्त बाजू में शेड डाल के अमित शाह जी को बहुत ज्यादा पंच पकवान वाला खिलाया गया। तो आज अमित शाह आके परेड ले रहे हैं, और अमित शाह ही ऑप्शन चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे से फंदा छूट जाए, लेकिन नैया डूबती रहती ना, गलतियां होती रहती। हाँ, उन्होंने बीजेपी ने हमें सबक सिखाने के लिए गलत रास्ता चुना, ठीक है। तो वैभव अग्रवाल जी, मैं एक बात को बताना चाहता हूँ जी। नहीं, वैभव जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि वैभव जी ने तो पहले ये बोला कि मेरे इसमें सब बुजुर्ग है। देखो, कोई सीमा जी रहते हुए सबको बुजुर्ग बोलना या वरिष्ठ बोलना गलत बात है ना। हाँ, सीमा जी आपसे बहुत छोटी है। हाँ, आप सोचते नहीं। अब वो सम्मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, वैभव जी सम्मान कर रहे हैं। आप मेरे माननीय हैं, मैंने बुजुर्ग नहीं बोला, मैंने सीनियर बोला। वैभव जी, असली बात यह है कि आपने डिसाइड कर लिया सीनियर है करके। हाँ, उन्होंने तो अभी प्रैक्टिस चालू की है। ठीक है। और भाई साहब ये देखो मजे की बात, आपका चश्मा और मेरा चश्मा देखो, मेरा छोटा वर्जन है आपके बड़े चश्मे का, सेम। वैभव जी, बात यह है कि वैभव जी फिर एक बार मैं बोलूंगा
गलत लोगों के पास ज्यादा दिन नहीं रहना, झूठ बोलना पड़ता। ठीक है, आपका स्वभाव नहीं है झूठ बोलने। जी वैभव जी, जो बात अंदर की बात तिवारी जी बता रहे हैं, तिवारी जी की बातों पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि वो बहुत अंदर की बात जानते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आप भी कंफर्म कर दो इस बात को कि ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सोच के दो पहलू होते हैं। तिवारी जी की सोच अगर है तो शायद उनके पास कोई उनके हिसाब से डेटा होगा। मेरी सोच जो है वो मेरे हिसाब से डेटा है, और मेरी कल ही बात हुई है उनसे, और मैं आपको बताऊं कि ऑल इज वेल। मैं आपको वास्तव में बताऊं कि प्रेम, देखिए एकनाथ भाई और देवेंद्र भाई में ना प्रेम बहुत है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की एक हायरार्की है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स हाई कमान से नहीं चलती है, लोकल लेवल पे हायरार्की जो है, मित्रता जो है, पारिवारिक रूप से चलती है ना। अगर मैं दिल्ली में बड़ा नेता हो सकता हूं, लेकिन मैं अगर तिवारी जी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करूं तो मैं दिल्ली में बैठ के नहीं कर पाऊंगा, मेरे को मुंबई में होना पड़ेगा। ठीक है, तो मुंबई की पॉलिटिक्स अलग है। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र भाई और एकनाथ भाई के बीच में ना बहुत प्रेम है, और सिर्फ वही नहीं है, देवेंद्र भाई का परिवार और एकनाथ भाई का परिवार दोनों के दोनों आपस में मिले जुले बच्चे और मिसेस जो हैं वो आपस में बड़े फ्रेंडली हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जी वो सारी चीजें हमने देखी थी जब वो सरकार बनी थी, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शिंदे साहब ने, वो सब देखा हमने। आगे बताइए आप। तो 5,000 करोड़ भी तो देवेंद्र जी ने दिए हैं। जी वैभव जी, भाई साहब मेरे को तो पता नहीं है। ठीक है। तो अभी क्या कुछ टूटने की बात हो रही है क्या? तो हाँ, तो दूसरे सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ऑल इज वेल। अब जहां तक एनसीपी की बात है, देखिए एनसीपी शरद जी की पार्टी है, शरद जी की सोच है। शरद जी ने समय रहते हुए एनसीपी क्यों बनाई थी, आप उसमें हिस्ट्री में जाएंगे ना तो आपको समझ आएगा। शरद जी के मनमुटाव हुआ कांग्रेस की लीडरशिप से, उन्होंने बोला कांग्रेस की पॉलिसीज गलत है, मैं अलग जाऊंगा। तो शरद भाई ने अलग पार्टी बना के मनमुटाव को अलग करके अपनी लीडरशिप में पार्टी बनाई, और तब से आज तक एनसीपी में, ठीक है सरकार में रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन एनसीपी में जो कंट्रोवर्सीज हुई वो कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी कभी नहीं हो पाई। या तो उनका वो उनको आप कह लें कि शातिर हैं, तो या तो उन्होंने उस हिसाब से उसको हैंडल किया, या वो कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी कभी नहीं हुई कि शरद पवार का नाम खराब हो सके एज फाउंडर ऑफ द पार्टी, एज पत्रियार्क जिसको कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो शरद जी जब कुछ कहते हैं तो उस पे गौर फरमाना और ये बात समझ लेना कि शायद शरद जी, क्योंकि उनकी सीनियरिटी भी है, तो वो न सिर्फ एनसीपी के अध्यक्ष के नाते बट एक बड़े पुराने समझदार जनप्रतिनिधि होने के नाते भी कई लोगों से रिश्ते रखते हैं, ठीक है, अक्रॉस पार्टी लाइन। तो जब वो कुछ कहते हैं तो उसको हमें समझना चाहिए, और हो सकता है कभी कभी लाइनों के बीच में भी पढ़ने की जरूरत पड़े। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स तो आखिर लाइनों के बीच में ही पढ़ने से समझ आती है। ठीक है, डॉक्टर सीमा मलिक, बिटवीन द लाइंस की पॉलिटिक्स समझाइए थोड़ा सा मुझे भी। देखिए, मैं अभी तो मैं कहूँगी कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो शायद तकलीफ बचने वाली बातें करने लग गए इस समय। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि पवार साहब ने पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि सारी प्लसेस गलत हैं कांग्रेस की। तो हम लोग एक मुद्दे पर हुई थी, जी तो कैसे हुए थे, क्योंकि मतलब रहे बहुत अच्छे से हमने फॉरवर्डिंग चलाई, और कांग्रेस से आज भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसी चीजें हैं। और देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, जिस तरह की उन्होंने आज ये क्या सबको एक्सपोज हो चुके हैं वो लोग, जिस तरह की बातें करके वो लोग सत्ता में आए, चाहे आप फिर से रिपीटिशन होता है उन चीजों का, चाहे वो डॉक्टर मलिक वो तो ठीक है, आपके कांग्रेस से अच्छे रिश्ते हैं, वो सारी बात है। मैं तो अभी ये समझना चाह रहा हूँ कि एनसीपी में अंदर क्या रिश्ते चल रहे हैं वो थोड़ा सा समझा दीजिए। बीजेपी और कांग्रेस के तो छोड़ दीजिए, कहना आप इस समय पूछिए बीजेपी में क्या चल रहा है। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, हम आप लोग को एक बार नहीं 100 बार ये बात कह चुके हैं, और हमारे माननीय पवार साहब भी ये बात कह चुके हैं, और जिनके बारे में माननीय दादा के बारे में बात हो रही है वो भी बड़ी क्लियर बात कह चुके हैं कि हम बीजेपी वगैरह में नहीं जा रहे हैं। और
जहाँ तक इन लोगों की देखिए जिस तरह से ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और जहाँ तक ये कहते हैं कि इनके रिश्ते बहुत, अपने घर में ये देखिए क्या चल रहा है, ये कहना कि ये बहुत अच्छे रिश्ते हैं। देखिए जो आज भी बड़े ही, मैं ये बात कहती हूँ कि जिसको डेस्टिनी कहते हैं ना, आप देखिए किस बात पर पूरा झगड़ा शुरू हुआ कि मतलब मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का होना चाहिए। आज 5 साल हो गए, पर देखिए आप इन्हें किसी का भी कोई भी गुट हो, पर आज भी मुख्यमंत्री तो महाराष्ट्र का शिवसेना का ही रहा। ठीक है, वक्त नहीं है। किशोर तिवारी साहब, बहुत छोटा सा जवाब मुझे चाहिए, वक्त बहुत कम है। छोटा फाइनल कमेंट चाहता हूँ। ये महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है ना, वो अपार्टमेंट्स की बालकनी जैसी है। सामने वाली बालकनी के अंदर क्या चल रहा है वो दिखाई देता है, अपने घर का नहीं दिख रहा। अब बालकनी में ही क्यों खड़े रहते हैं सब लोग? एक बात मैं बोलूं विजय जी, ऑन द वेरी सीरियस नोट, जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में अभी हो रही है जी, ये किसी भी प्रजातंत्र को ठीक नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, हमने जब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ सरकार बनाई तो हमने जनता में जाना था जी। और अभी एकनाथ शिंदे साहब को उन्होंने तोड़ लिया तो उनको भी जाना चाहिए, तो उन्होंने भी जनता में जाना था। लेकिन जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, जैसे ये बकरी और बैल का हो गया, उस प्रकार के डेली होते हैं। अब कोई भी कौन सी भी पार्टी छोड़ के जा रहा, आप पार्टी छोड़ के जा रहा, विश्वसनीयता कोई नहीं। अब दादा पवार ने क्या बोला, अजित दादा पवार ने, मैं क्या एफिडेविट दे दूं बोले, सुबह सुबह ये पार्टी का प्रवक्ता वो पार्टी पे बात करे तो ये ठीक नहीं है। मैं अभी भी बहुत सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र में अपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है, कास्ट सिचुएशन में भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ऊपर से बीजेपी परेशानी में है, घबरा गई है। और अगर नीतीश कुमार कोई रिजल्ट अच्छे ला लिए तो तुम्हारे साथ वाईएसआर, केसीआर, स्टेलिन तो है ही नहीं, तो आप 400 तो तुम्हारे बाहर ही हो गए। वैभव अग्रवाल तुम कहाँ से 350 बोल रहे हो? ठीक है सर, करके तो मैंने बोला अब 350 वाले हम हैं, आ जाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, मैं संजय जी से भी लास्ट कमेंट चाहता था लेकिन वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, सीमा जी, किशोर जी और वैभव जी कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या नीतीश कुमार की मुलाकातों के 2024 में गंभीर परिणाम मिलेंगे। इस पर 52% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वही 48% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी लग रहा है लोगों को कि कुछ हो सकता है। आपने हमारे राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, बाकी तो आप खुद समझदार है, आप फैसला कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।